हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इंड एस 115 जो कि रिवेन्यू का स्टैंडर्ड है उसका रिविजनरी वीडियो बना रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, उसके एग्जांपल्स देके समझाऊंगा मैं आपको, बट मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा उसका एक नोट्स मैंने बनाया है, मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा और कुछ कुछ सैंपल क्वेश्चन है जो मैंने आईसीआई की स्टडी मटेरियल से पिक किया है वो भी मैं उसको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? इंड एस 115 रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे 5 स्टेप मॉडल जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी इसी से हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अदर स्मॉल टॉपिक्स, जो कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं वो सब हम लोग पढ़ के चलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक का एजेंडा ये है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप पहले मेरे को ये बताइए इंड एस का नाम क्या है? इंड एस 115 बोल रहा है रिवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो इसमें 3 वर्ड आया, रिवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर्स। तो ये तीनों वर्ड का मतलब समझना सबसे पहले जरूरी है, तो ही हम आगे का स्टैंडर्ड समझ पाएंगे। तो रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू क्या होता है? आप कोई गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो पैसा कमाते हैं हम लोग बोलते हैं वो मेरा रिवेन्यू होता है। बट कोई भी गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे उससे पैसा मिलेगा वो रिवेन्यू नहीं होगा। गुड्स और सर्विसेज कुछ स्पेसिफिक होता है। तो गुड्स और सर्विसेज कौन सा? ऐसा गुड्स और सर्विसेज जो एंटिटी ने अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाया, उसको बेच के जो पैसा मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। तो सपोज कीजिए अगर मेरे मार्कर पेन बनाने की फैक्ट्री है तो मैं मार्कर पेन बना के बेच के जो पैसा कमाऊंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा। मैं मार्कर पेन बनाने की मशीन अगर बेच दिया तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं होगा, वो मेरा अदर इनकम हो जाएगा। तो आपको यहां पे समझना क्या जरूरी है, जो गुड्स और सर्विसेज होना चाहिए वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ये एक स्टेप है 5 स्टेप मॉडल का। बट अभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए समझना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला गया, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना क्यों जरूरी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है, लीगल इन्फोर्सिएबल राइट्स मिल जाता है। मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में 2 हैं, एक मैं कंपनी हूं और आप मेरे कस्टमर हैं। तो अगर मैं डिफॉल्ट कर दिया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। कोई पार्टी डिफॉल्ट करता है तो वो दूसरे पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो लीगल इन्फोर्सिएबल होना चाहिए, लीगली इन्फोर्सिएबल, इसीलिए आता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आया कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या होता है? तो कस्टमर्स के लिए देखिए मैंने आपको कस्टमर्स का अगर नट सेल में देखा जाए तो मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दिया। रेवेन्यू जो हमें आता है वो किससे आता है? कस्टमर से आता है। तो कस्टमर क्या हुआ? ऐसा पार्टी जिसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज। और गुड्स और सर्विसेज कैसा मैंने बताया था यहाँ पे आपको, गुड्स और सर्विसेज वैसा जो एंटिटी ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाया है। गुड्स और सर्विसेज वैसा जो एंटिटी ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाया है। बट हम जो गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को बेचेंगे क्या वो फ्री में बेचेंगे? नहीं, उसके लिए पैसा चार्ज करेंगे, मतलब इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। अगर अब मैं बोलूं कस्टमर का डेफिनेशन बताइए तो क्या होगा? कस्टमर एक पार्टी है जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का? टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज कैसा? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बना है। और फ्री में देंगे क्या? नहीं, इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। तो ये 4 पॉइंट्स है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट है बट वो कस्टमर के साथ ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर हम लोग उससे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो मतलब इस इंड एस में कस्टमर का होना बहुत जरूरी है। ये ही मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस इंड एस का, कस्टमर होना जरूरी है। अगर कस्टमर नहीं होगा तो उससे कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू नहीं होगा, कस्टमर होना जरूरी है। अब आते हैं 4th नंबर, दैट इज कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? देखिए ये इंड एस बोला हम लोग को रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसके लिए बहुत सारा गाइडेंस दिया। बट गाइडेंस जो दिया उसके पीछे थीम क्या है? वो थीम है ये कोर प्रिंसिपल। इसी थीम का डिटेल्ड गाइडेंस आपको इंड एस ने दिया है। तो क्या बोल रहा है थीम? बोला रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, मुझे रेवेन्यू का स्टैंडर्ड में हो तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, बट कैसे? इस तरह से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो दैट डिपिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एन अमाउंट फॉर दैट रिफ्लेक्ट्स। अमाउंट क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कंसिडरेशन टू विच एंटिटी इज इंटाइटल्ड, टू विच एंटिटी इज इंटाइटल्ड। मतलब सपोज कीजिए मैंने
4 पेन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक पेन का दाम 10 रुपया था, तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 40 रुपया। बट इस साल में मैंने सिर्फ 2 पेन ही ट्रांसफर किया, तो मुझे इस साल कितना रुपया मिलना चाहिए था? हाउ मच अमाउंट आई एम इंटाइटल्ड टू रिसीव? 20 रुपीज। तो मुझे मिल गया 40 रुपीज, तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, 20 या 40? तो मैं 20 रिकॉग्नाइज करूं। क्यों? क्योंकि मैं इंटाइटल्ड 20 के लिए हुआ हूं। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना क्या है, कितना रुपया मिला उससे मतलब नहीं है, कितना रुपया मिलना चाहिए था उससे मतलब है। ठीक है, अब फिर से लोग डेफिनेशन में जाते हैं। क्या बोला? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू दैट डिपिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ गुड्स कितना? 2 पेन वाला ट्रांसफर। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन एन अमाउंट, ट्रांसफर जो गुड्स और सर्विस आपने ट्रांसफर किया उसको एक अमाउंट में बताओ, और वो अमाउंट शुड रिफ्लेक्ट जितना आपने गुड्स ट्रांसफर किया उसका कितना आपको पैसा मिलना चाहिए था। ये बोल रहा है थीम, मतलब आपने जितना गुड्स और सर्विस ट्रांसफर किया उसके लिए कितना रुपया मिलना चाहिए था, वो ही आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। यही है इसका कोर प्रिंसिपल। अब हम लोग समझते हैं इसका स्कोप एक्सक्लूजन, मतलब इस इंड एस के परव्यू से कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बाहर रहेंगे। आइए समझते हैं वो वाला पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग स्कोप एक्सक्लूजन। तो स्कोप में बोला गया अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ हुआ है, तो जो भी कस्टमर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सारा कॉन्ट्रैक्ट इस इंड एस में कवर होगा। बट ये चारों ट्रांजैक्शंस कवर नहीं होंगे। क्यों? देखिए, लीजेस से जो इनकम आता है आपका, लीज इनकम मतलब लेसर के बुक्स में इनकम आएगा, तो उसका इनकम इंड एस 116 में ऑलरेडी गवर्नड है, तो इसलिए हम लोग को इसका 115 में नहीं पढ़ना है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जो भी इनकम आता है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए सेपरेट इंड एस बना हुआ है, उसमें आएगा। इंश्योरेंस का जो भी इनकम आता है वो भी इसके लिए सेपरेट इंड एस बना हुआ है, इंश्योरेंस इनकम कैसे रिकॉर्ड करना है, अकाउंट करना है, तो इससे नहीं आएगा। तो ये तीनों नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए सेपरेट इंड एस बना हुआ है। अब आता है सर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के लिए तो कोई सेपरेट इंड एस नहीं बना हुआ है, तो ये क्यों स्कोप से बाहर है? मैं अगर इसको एक वर्ड में बताऊं तो इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसलिए ये इंड एस से बाहर है। तो इस पर सर समझ में नहीं आया कैसे होता है, मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं, फिर बताता हूं कमर्शियल सब्सटेंस क्यों नहीं है। देखिए, तो क्या होता है, ये इंडियन ऑयल था, ये इसका ऑफिस मुंबई में हेड ऑफिस लोकेटेड है, और ये भारत पेट्रोलियम है, इसका ऑफिस चेन्नई में लोकेटेड है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, भारत पेट्रोलियम का जो कस्टमर था वो मुंबई में है और इंडियन ऑयल का जो कस्टमर है वो चेन्नई में है। तो अगर इंडियन ऑयल अपना ऑयल भेजता, अगर यहां पे चेन्नई भेजता, और अगर भारत पेट्रोलियम चेन्नई से मुंबई भेजता, तो इन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता। तो ये लोग क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगे, इसलिए आपस में ये लोग दोनों एक अरेंजमेंट कर लिया। बोला इंडियन ऑयल बोला भारत पेट्रोलियम तू मेरे कस्टमर को गुड्स भेज दे, मैं तेरे कस्टमर को गुड्स भेज देता हूं यहां से, तो दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया यहां पे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब जो बोला इंड एस बोला, तो ये दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हम लोग उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट इंडियन ऑयल को जो अपने कस्टमर से पैसा मिलेगा और भारत पेट्रोलियम को जो अपने कस्टमर से पैसा मिलेगा उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे इंड एस बोला ये चीज हम लोग मान गए, चलो ठीक है, क्योंकि कस्टमर था उससे ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे, बट ये रेवेन्यू क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ? देखिए, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, जहां पे रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो चेंज होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने से, तो हम लोग बोलते हैं उसका कमर्शियल सब्सटेंस है। बट इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे कैश फ्लो कुछ आया ही नहीं, और तो आया ही नहीं तो उसका रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए इंड एस बोला इस ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अब मैं आपको आगे जब 5 स्टेप मॉडल पढ़ाऊंगा तो स्टेप 1 नहीं बताऊंगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल सब्सटेंस होता है वो ही इस इंड एस में कवर होता है। तो सिंस इस ट्रांजैक्शन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये वाला ट्रांजैक्शन इंड एस 115 के परव्यू से बाहर रहेगा। तो ये है, आपको स्कोप में याद रखना है, जनरली कस्टमर के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट इंड एस 115 में कवर रहेंगे अपार्ट फ्रॉम दीज 4 ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 5 स्टेप मॉडल। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, एकदम ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 स्टेप मॉडल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं।
आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना 5 स्टेप मॉडल क्या है। एक बार मैं आपको पूरा 5 स्टेप मॉडल पूरा गो थ्रू कराऊंगा, फिर एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए, लीगल इन्फोर्सेबल राइट्स होना चाहिए। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। फिर बोला स्टेप 2 आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब है इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या क्या काम करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में एज ए कंपनी, अगर आप एंटिटी हैं तो आपको क्या काम करना है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तीसरा डिटरमाइन ट्रांजैक्शन प्राइस। आप जो अपना काम करेंगे उसके लिए कितना रुपया मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कंसीडरेशन होना जरूरी है, कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे पैसा मिलना जरूरी है, फ्री में नहीं देंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई कीजिए कितना रुपया मिलेगा। उसके बाद बोला एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू ऑल पीओ। मैं टीपी का मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस है और पीओ का मतलब है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो अगर एक से ज्यादा जिम्मेदारी है तो इस ट्रांजैक्शन प्राइस को उन जिम्मेदारियों में बांट दो कि हर जिम्मेदारी के लिए कितना पैसा मिलेगा वो बांट दो। फिर क्या बोला, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पीओ गेट सेटिस्फाइड। मतलब जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते जाओगे अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाओ। तो ये है 5 स्टेप मॉडल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में जाकर समझेंगे। तो सपोज कीजिए मैं दुकान में गया एक परचेज करने के लिए और मैं बोला मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और प्लस एक टेक्निकल अपडेट, उसी सॉफ्टवेयर का अपडेट होता है ना, हर साल अपडेट्स आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के हर रेगुलर इंटरवल्स में। तो मैंने इस टेक्निकल अपडेट्स 3 साल तक की टेक्निकल अपडेट जो भी आएंगे मैंने वो भी परचेज कर लिया, ठीक है। और इसके लिए मैंने टोटल प्राइस जो दिया वो दिया 30,000, ठीक है, ये था मेरा। तो इस केसेस में हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट है। फिर है आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो जो कंपनी थी उसकी जिम्मेदारी क्या क्या थी, सॉफ्टवेयर देना और 3 साल तक टेक्निकल अपडेट्स देना मुझे, तो वो ये उसकी जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो 2 जिम्मेदारी हो गई, एक सॉफ्टवेयर एक हो गया टेक्निकल अपडेट्स। दूसरा ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था, ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया 30,000 रुपया इसमें। चौथा स्टेप आता है एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू ऑल पीओ। तो कितना पीओ था, 2 पीओ था। तो अब इस ट्रांजैक्शन बोला इस 30,000 को इन दोनों में एलोकेट कर दीजिए, एलोकेट करना होगा। तो मैं एलोकेट कैसे करना है वो मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं। सपोज कीजिए सॉफ्टवेयर का दाम एलोकेट किया मैंने 9,000 और टेक्निकल अपडेट्स के लिए मैंने एलोकेट किया 21,000, ठीक है, ये मैंने एलोकेट कर दिया। फिर बोला रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पीओ गेट सेटिस्फाइड। मतलब जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते जाओगे आपको अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना है। तो सॉफ्टवेयर आप बताइए, मैं परचेज करने गया सॉफ्टवेयर तो उसने मुझे तुरंत दे दिया हाथों हाथ, तो मतलब कंपनी अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर ली कंपनी ने, तो ये रेवेन्यू तुरंत रिकॉग्नाइज कर लो। अब आता है टेक्निकल अपडेट्स। टेक्निकल अपडेट्स की जिम्मेदारी कंपनी अभी पूरी नहीं कर रही है, ये 3 साल तक पूरी करते रहेगी, 3 साल तक पूरी करती रहेगी, 1 साल 2 साल 3 साल। तो 21,000 3 साल का है, तो हम लोग समझ रहे हैं इसको ओवर ये थ्रू आउट द पीरियड इसको रिकॉग्नाइज करेगी कंपनी 7 साल 7,000 7,000 7,000। 1 साल खत्म होगा मतलब कंपनी समझी मेरा 1 साल का मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली तो 7,000 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी। दूसरा साल खत्म हुआ 7,000 फिर रिकॉग्नाइज कर लेगी, तीसरा साल खत्म हुआ 7,000 फिर रिकॉग्नाइज कर लेगी। तो ये है आपका 5 स्टेप मॉडल। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग स्टेप 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट। कैसे पहचाने कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो इंडेस ने 5 क्राइटेरिया बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो 5 इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये पांचों के पांचों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। कहीं अगर एक हो गया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हो गया तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पांचों का पांचों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या है वो 5 कंडीशंस, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया है। मतलब जो भी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है मतलब कंपनी और कस्टमर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया है। सेकेंड पॉइंट है कंपनी को दोनों पार्टीज के राइट्स मालूम है। राइट मतलब क्या, अधिकार,
कि अगर सपोज कीजिए मैंने ये पेन परचेज किया है एज ए कस्टमर, तो इस पेन के ऊपर मेरा क्या अधिकार है और कंपनी का क्या अधिकार है वो कंपनी को मालूम होना चाहिए। मेरा अधिकार क्या है इसमें, मैं ये भी मेरा अधिकार ये है कि मेरे को पेन जो आएगा पूरा सील पैक आएगा, ऐसा नहीं कि खुला खुला पेन भेज दिया मेरे को। और कंपनी का भी ऐसा नहीं है कि कंपनी उसको पूरा एकदम डिटेल पूरा डब्बा पैक करके भेजेगा, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों का क्या अधिकार है वो जानना जरूरी है। तीसरा कंडीशन बोला पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कितना रुपया मिलेगा और कब मिलेगा। चौथा है कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। मैंने आपको स्कोप में ही एक एग्जांपल पढ़ाया था नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, तो उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था, तो मैंने 3 वर्ड बोला था आपको, रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो ही उसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल सब्सटेंस है। रिस्क, अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो चेंज होगा तो ही वो कमर्शियल सब्सटेंस होगा। और 5वां पॉइंट क्या है, जो आपको पैसा मिलने वाला है कस्टमर से, इट इज प्रोबेबल दैट यू विल गेट द मनी फ्रॉम द कस्टमर, प्रोबेबल ऑफ बीइंग कलेक्टेड। ठीक है, तो प्रोबेबल हम लोग कैसे असेस करेंगे, एबिलिटी ऑफ कस्टमर एंड इंटेंशन ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर का देने का पैसा औकात भी है और देने का एबिलिटी भी है, क्षमता भी है और मन भी है। ठीक है, दोनों चीज देखना हम लोग को। ठीक है, ये बात होता है। तो अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगर वो फेल हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा और इन डेज में कवर नहीं होगा। तो क्या करें, तो इन डेज 115 में उसके लिए भी गाइडेंस दिया, बोला तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है और आपको कस्टमर से जितना भी रुपया मिला है उसको आप लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरी कर देंगे तो उसके बाद अपने लायबिलिटी को रिवर्स करके अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। सारी जिम्मेदारी को पूरी करने से मतलब है कोई भी जिम्मेदारी बाकी नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, तभी आप लायबिलिटी को रिवर्स करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ जिम्मेदारी पूरी करते गए वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते गए, जैसे हम लोग इंडेक्स 115 में करते, वैसा नहीं। जब सारा जिम्मेदारी पूरा कर देंगे तो ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है आपको उस केसेस में। तो ये हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो। थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट टर्म। सर कॉन्ट्रैक्ट टर्म क्या होता है, सपोज कीजिए मैंने अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया 3 साल के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है, बट ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, बट मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया 2 साल के बाद, या तो कस्टमर चाहे तो कस्टमर, कंपनी चाहे तो कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है 2 साल के बाद। तो यहां पे कस्टमर कोई भी उसको कैंसिल कर सकता था, तो इसलिए इसमें यहां पे ये ही कॉन्ट्रैक्ट टर्म होगा 2 साल। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, या फिर जिस पीरियड में कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो उस पार्टी को पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तो उतना ही पीरियड को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्म बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही कॉन्ट्रैक्ट टर्म होगा आपका। ठीक है, अब आता है कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, सपोज कीजिए एक कंपनी ने अपने कस्टमर के साथ 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर किए, तो अब यहां पे बात है, इंड एस बोला कि आपको उसको अलग अलग अकाउंटिंग करना है या मिला के अकाउंटिंग करना है, कंबाइन करके अकाउंटिंग करना है, तो वो कैसे असेस करें कि मिला के करें या अलग अलग करें। तो इंड एस ने बोला अगर इन तीनों कंडीशंस में से अगर आपका एक भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको कंबाइन करना मैंडेटरी है, आपके मन पे नहीं है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है इसी में, तो इंड एस बोला यहां पे अगर आप किसी कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब 30,000 जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो सेम कस्टमर के साथ होना चाहिए और आपस में ही अगल बगल होना चाहिए, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आज हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन बाद हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट 3 दिन पहले हुआ था, इस तरह से अगल बगल ही, ऐसा नहीं कि 1 साल बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 2 साल बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट और नियर सेम टाइम विथ सेम कस्टमर अगर हो रहा है तो हम लोग ये तीनों कंडीशन को असेस करेंगे। तो हम लोगों ने एग्जांपल में यहां पे बोला कि 3 कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया है, तो 3 कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। नेगोशिएटेड एज ए पैकेज, मतलब जो 3 कॉन्ट्रैक्ट हमने इंटर किया है 1, 2 एंड 3, इन तीनों का प्राइस मैंने कस्टमर से डिटरमाइन ऐसे किया, बोला ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट है इसका मिला के तुम मुझे 1 लाख रुपया दे देना।
ठीक है। तो मैंने प्राइस जो है एज अ पैकेज डिटरमाइन किया, अकेले अकेले सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट का या सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट का या सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट का डिटरमाइन नहीं किया, मैंने तीनों का मिला के डिटरमाइन किया प्राइस। तो इस केसेस में आपको कंबाइन करना पड़ जाएगा, ठीक है। प्राइस डिपेंड्स मतलब अगर आप ये तीन कॉन्ट्रैक्ट इंटर किए हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के कारण आपको इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम पड़ा, अगर कस्टमर को सपोज कीजिए अगर इसका प्राइस आपको पड़ा यहां से कस्टमर को इसका प्राइस पड़ा अगर 50,000 और इसका पड़ा 20,000, ठीक है। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं करता तो इसका पड़ता उसको 60,000 और इसका पड़ता उसको 30,000, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस कम पड़ा कस्टमर को। तो इस केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये चीज चेक करना है, प्राइस ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन अनदर कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केसेस में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर देंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट तो तीन है बट जो काम आपको करके देना है वो एज अ होल एक ही काम करना है। जैसे सपोज कीजिए एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने जमीन अपने एक कंस्ट्रक्टर को दिया, बिल्डर को दिया और मैंने उससे बोला कि तीन कॉन्ट्रैक्ट मैंने उसके साथ इंटर किया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के साथ। एक कॉन्ट्रैक्ट तुम पहले मुझे डिजाइन बना के दोगे, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट तुम फिजिकल कंस्ट्रक्शन बना के दोगे और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किया फर्नीचर बना के दोगे। तो आप बताइए क्या वो सिर्फ मुझे डिजाइन बना के दे देगा तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, या सिर्फ बिल्डिंग बना के दे देगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, या सिर्फ फर्नीचर बना के दे देगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मुझे जब तक तीनों नहीं मिलेगा, कस्टमर को जब तक तीनों नहीं मिलेगा तब तक उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि पूरा बिल्डिंग बना के देना है विद फर्नीचर, तो यहाँ पे तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया उस केसेस में। कंपनी की एक जिम्मेदारी जो है कि पूरा बिल्डिंग बना के देना है, सिर्फ डिजाइन बना के देना एक जिम्मेदारी नहीं है, तीनों चीज करके देना ही एक जिम्मेदारी है। तो उस केसेस में भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके चलेंगे। ये है आपका बात, ठीक है। तो हम लोग ने आपको यहाँ पे पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर फेल हो गया तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अपने डिस्कशन पे। उसमें क्या होगा, सपोज कीजिए आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 2 साल खत्म होने के बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को चेंज कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो मैं उस मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे करूंगा, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कैसे होती है। आइए डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स और कंडीशंस चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुआ है और डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज है, तो सर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए मैं आगे भी आपको एक डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज बताऊंगा, बट उसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। तो मैं अभी आपको इसका मतलब बता रहा हूँ और उस समय जब पढ़ाऊंगा उसका मतलब बता के और इन दोनों का भी मतलब आपको बता दूंगा, ठीक है। आइए अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला मैंने, अगर मेरा सपोज कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट टर्म था और मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया, तो आप यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं और यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं, ये दोनों गुड्स और सर्विसेज आपस में अलग अलग है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये दोनों गुड्स और सर्विसेज आपस में अलग अलग है, मतलब द गुड्स प्रोवाइडेड बिफोर मॉडिफिकेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम गुड्स प्रोवाइडेड आफ्टर मॉडिफिकेशन। अगर ऐसा होगा मतलब मॉडिफिकेशन के बाद अलग गुड्स और सर्विसेज दे दिए हम लोग या डिस्टिंक्ट है वो, तो उस केसेस में प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सर प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में कैसे करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग प्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग में हम लोग ये समझ के चलेंगे कि आपका जो मॉडिफिकेशन के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बाद से एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है आपका। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हुआ उसमें आपने जितना गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर किया था बट उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो आप पहले उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए बाकी का, और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाइएगा। ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन जहां पे गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट है। अब आता है गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या होगा? तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपका स्कोप इंक्रीज हो रहा है
स्कोप इंक्रीज हो रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा आपका जो कंसीडरेशन भी इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि आपका अगर स्कोप इंक्रीज हो रहा है तो पैसा भी आपका, कंसीडरेशन भी आपका इंक्रीज होगा। एंड द कंसीडरेशन में जो इंक्रीज हुआ दैट रिप्रेजेंट्स द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द इंक्रीज्ड स्कोप, तो हम लोग इसको बोलेंगे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। सर नहीं समझ में आया है, एग्जांपल से बताइए। देखिए बताता हूं, सपोज के लिए इनिशियली मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मुझे 2 पेन चाहिए एट द रेट ₹20, ठीक है। तो मैंने 2 पेन का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो मुझे 20 रुपए में मिलने वाले हैं। फिर 1 साल के बाद मुझे लगा मुझे 1 पेन की और जरूरत पड़ेगी, तो मैंने 3 पेन का कॉन्ट्रैक्ट उसको बढ़ा दिया, बोला कि स्कोप इंक्रीज करके 3 पेन का कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और उसका प्राइस जब तुम 20 रुपए ले लेते अब उसका 30 रुपया ले लेना। तो आपको कितना, 1 पेन का स्कोप आपका बढ़ा 1 पेन से और आपका कंसीडरेशन बढ़ा 10 रुपया से। अगर ये 10 रुपया रिप्रेजेंट्स स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, तो हम लोग बोलेंगे वो 1 पेन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो आपका एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा सर जितना आगा कि क्या 10 रुपया से ही बढ़ना चाहिए, मतलब जितना पुराना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उतना से ही बढ़ना चाहिए? अगर ये 9 रुपए से बढ़ा प्राइस या 8 रुपए से बढ़ा या 12 रुपए से बढ़ा तो हम लोग इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। हम ऐसा बात नहीं है। मैं बोला अगर ये 8 रुपया चाहे 2 रुपया भी क्यों ना हो, अगर इस पेन का प्राइस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन वाले दिन 2 रुपया ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, मतलब मार्केट में अगर जाके आप ये पेन परचेज करने जाएंगे तो जितना में आपको ये पेन मिलेगा उतना से ही आपका कंसीडरेशन इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब आता है अदर्स, मतलब अगर स्कोप इंक्रीज नहीं हुआ हो, इनको इसको छोड़ के और कोई भी चेंजेज हो आपका कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम लोग उस केस में क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट की तरह से अकाउंटिंग करेंगे। अब आपका क्वेश्चन है सर क्यूमुलेटिव कैचअप कैसे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसको एग्जांपल देके बताइए। देखिए हम लोग उसको एग्जांपल समझते हैं एक ठो। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज कीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं अपने पुराने एग्जांपल को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 पेन का एट ₹20, ठीक है। यहां पे ₹20 का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने यहां पे 1 पेन ट्रांसफर कर दिया और 10 रुपया अपना रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया मैंने। अब यहां पे जाके मेरा कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया और ये 20 रुपया कम होके 18 रुपया प्राइस हो गया इसका। तो अब पर पेन का प्राइस कितना हो गया, पर पेन का प्राइस तो 9 रुपया हो गया। तो यहां पे जब मैं 1 पेन ट्रांसफर करूंगा तो मैं अपना रेवेन्यू 9 रुपया रिकॉग्नाइज कर लिया, बट यहां पे तो रेवेन्यू 19 रुपया रिकॉग्नाइज हो गया, बट होना तो चाहिए था 18 रुपया। तो कैसे यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुई, क्योंकि यहाँ पे आपने 10 रुपया रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट 1 पेन का दाम तो 9 रुपया ही है ना। तो इंड एस बोला कि आपने जितना पुराना में एक्सेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, 10 - 9 1 रुपया आपको रिवर्स करना पड़ेगा और आप यहाँ पे 8 रुपया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बाद आपको जितना गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर किए उसका मॉडिफाइड टर्म्स के अकॉर्डिंग जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए था उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के पहले आपने जितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया उसमें जितना भी एक्सेस या शॉर्टेज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है उसको भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ये होता है आपका क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज को पहचानना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के पहले कुछ और गुड्स और सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बाद कुछ और गुड्स और सर्विसेज, तब आपको पता चलना है कौन सा आपको रूल अप्लाई करना है एंड अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की आपको अकाउंटिंग करनी है। ये है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप 2 में, जो कि है आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। आइए, हाँ, अब हम लोग स्टेप 2 पढ़ेंगे। स्टेप 2 क्या है हमारा, आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मैंने क्या बताया था, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है वो देखो, बताओ
इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है वो बताओ, ये होता है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो मतलब समझना होगा हमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का। तो इंड एस ने बताया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब कि आप अगर कोई भी डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर को, या फिर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर को, अगर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका ट्रांसफर टू द कस्टमर का पैटर्न सेम होना चाहिए। सर सीरीज क्या होता है? अगर मैं ये एक पेन अभी ट्रांसफर कर दूं तो वो हो गया ट्रांसफर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज टू द कस्टमर। बट मैं बोलूं कि मैं एक पेन डेली तुमको ट्रांसफर करते रहूंगा 3 साल तक, तो सीरीज ऑफ ट्रांसफर है डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज का। बट एंड जो पेन ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, पैटर्न ऑफ डिलीवरी भी सेम है। तो ये हो गया या ट्रांसफर ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज which has the same pattern of transfer to the customer। तो ये हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज क्या होता है? आपने एक डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पढ़ा थे तब भी बताया था, तो वो और इसमें क्या फर्क है वो भी बताइएगा। आइए बताते हैं, पहले ये क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं उसके और इस पर डिफरेंस भी बता दूंगा। तो डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज के लिए इंड एस ने 2 कंडीशन बताया, और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ही ये डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज बनेगा। कोई एक होगा तो नहीं, दोनों का दोनों सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो क्या है वो समझते हैं। तो जो 2 कंडीशन है वो 2 कॉन्टेक्स्ट में है। एक अपने कॉन्टेक्स्ट में जो गुड, सपोज कीजिए ये अगर गुड सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, तो एक इसके कॉन्टेक्स्ट में है, एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में जो अदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, एक उनके कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एक अपने से रिलेटेड बात कर रहा है, एक और दूसरों बाकी के जो सराउंडिंग में जो भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है उनकी बात कर रहा है। तो पहला वाला क्या है, बोला जो असेट, जो गुड और सर्विस आपने ट्रांसफर कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर उसको यूज कर सकता है अकेले या किसी और असेट के साथ, और जो किसी और एसेट के साथ यूज कर रहा है तो वो एसेट रेडिली अवेलेबल होना चाहिए कस्टमर के पास। ठीक है, अगर ये मैं पेन बेच रहा हूं, ठीक है, तो कस्टमर क्या इसको अकेले यूज कर सकता है, बोर्ड पे लिख के यूज कर सकता है, ठीक है, बोर्ड चाहिए होगा तो बोर्ड हो सकता है कस्टमर के पास पहले से होना चाहिए, तो ही ये डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज बनेगा। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं, इसके लिए जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए होता है वो रेडिली अवेलेबल होता है कस्टमर के पास। अब दूसरा कंडीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है बहुत। ये जो गुड और सर्विसेज मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कस्टमर को जिस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में और जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है उनसे ये गुड और सर्विसेज क्या सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है या नहीं, मतलब अगर मैं इसको अलग, इसकी पहचान है या नहीं, उस उनके मुकाबले में इनकी अलग से कोई पहचान है या नहीं। अगर इसको मैं दूसरे वर्ड में बोलूं कि सपोज कीजिए मैं एक पूरा 3-4 गुड्स का बंडल खरीदा, ठीक है, और अगर उनमें से मैं अगर इस गुड्स की बात कर रहा हूं तो मैं मार्केट में सिर्फ अगर ये गुड परचेस करने जाऊं तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे सारा 3-4 गुड्स का पूरा एक बंडल ही परचेस करना पड़ेगा। अगर अकेले मिल जाएगा तो ये गुड्स और सर्विसेज भी डिस्टिंक्ट होगा। तो सर हम लोग एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये डिस्टिंक्ट है या नहीं इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट? तो इंड एस ने आपको 3 वर्ड बताया है, बोला अगर ये तीनों वर्ड, तीनों टर्म अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हैं। तो वो क्या टर्म है? सबसे पहला, ये जो गुड सर्विस में ट्रांसफर कर रहा हूं इसको कोई सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज नहीं मिली है, इंटीग्रेशन विद अदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन या सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन भी नहीं मिला है इन रिलेशन टू द अदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ये जो मैं गुड्स सर्विस ट्रांसफर कर रहा हूं, गुड और सर्विसेज में जो ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं
तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया आपका, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, मतलब इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट भी वो डिस्टिंक्ट है, तो वो डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज कहलाएगा। अब हम लोग समझ गए डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज क्या होता है। आपको हमेशा दो चीज देखना है, डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन एंड डिस्टिंक्ट इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑन इट्स ओन मतलब कस्टमर यूज कर सकता है, और इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल में अगेन मैंने 3 वर्ड बताया, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस नहीं होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, हाईली इंटर रिलेटेड या हाईली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ऑन अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग गुड डिस्टिंक्ट गुड और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है पढ़े थे, और ये डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज में क्या अंतर है। वहां पे अंतर था नेचर का, मतलब जो सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट जो मॉडिफाई हुआ था उसके पहले जो गुड और सर्विसेज था और ये जो गुड और सर्विसेज है ये दोनों अलग अलग है। मतलब यहाँ पे अगर एक पेन ट्रांसफर हो रहा था तो यहाँ पे हो सकता है एक पेंसिल ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, जो मैं अगर सपोज के लिए यहाँ पे भी एक पेन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ भी एक पेन ट्रांसफर हो रहा है, बट ये एक पेन जो है ये आपस में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये खुद में एक डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और इन रिलेशन टू अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली और प्रोमिसेस चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनसे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। टाइम नहीं बोल रहा है, नेचर नहीं बोल रहा कि अलग अलग होनी चाहिए, बट आपस में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अब आपका था थर्ड पॉइंट जो कि है कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए मैंने एक जो आपको पुराना एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर प्लस टेक्निकल अपडेट्स। हम लोग यहां पे क्या समझ के चले थे, इसको हम लोग 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माने थे। ठीक है, तो उसमें इंडेस ने बोला अगर ये टेक्निकल अपडेट ऐसा है कि हम लोग जो है उस टेक्निकल अपडेट को मार्केट में ही कहीं और से परचेज नहीं कर सकते हैं, जिससे हम लोग सॉफ्टवेयर परचेज किए हैं ना वो हम लोग को बहुत कस्टमाइज्ड अपडेट दे रहा है, और वो सिर्फ इसी के साथ चलेगा, वो किसी और के साथ चल ही नहीं सकता। मतलब दीज बोथ आर सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेटेड एंड दिस रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। तो हम लोग वहां पे जो 2 परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई किए थे वो 2 नहीं, अब ये 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगा, और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, हम लोग जो प्राइस एलोकेट किए थे अब वो एलोकेशन नहीं होगा, ये इसका इंप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। अब बात आती है सर अगर गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं हुए तो क्या करें। अगर डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो जिसपे वो डिपेंडेंट होगा, जिस अदर प्रोमिसेस पे अगर वो डिपेंडेंट है तो उस अदर प्रोमिसेस के साथ हम लोग उसको बंडल बना देंगे, और हम लोग बंडल को हम लोग कब तक बंडल बनाते जाएंगे, गुड्स और सर्विसेज का हम लोग बंडल बनाते जाएंगे कब तक, जब तक वो बंडल डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ना बन जाए। हम लोग तब तक उसको, जैसे यहां पे हम लोग किए, ये आपस में दोनों ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, बट ये दोनों मिला के डिस्टिंक्ट हो गया, तो इसलिए बंडल डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में जो कि है कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। क्या होता है कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, हम लोग सीए फाउंडेशन में पढ़े थे, सीपीटी में आप लोग जो पढ़े होंगे उसमें क्या होता है कंसाइनमेंट, उसमें एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी और एक होता है कस्टमर। कंसाइनर अपना कुछ गुड्स और गुड्स कंसाइनी को देता है कि तुम इसको बेच दो, बट यहाँ पे जो कंसाइनर और जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो सेल नहीं होता है, उसको बस पोजीशन देता है कि तुम अपना ये गुड्स मेरा रखो और तुम इसको बेच दो। ठीक है, तो हम लोग रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है तब, या जब कंसाइनी कस्टमर को गुड्स बेच रहा है तब। तो हम लोग को देखना है कंट्रोल कब ट्रांसफर हो रहा है। कंट्रोल जब कंसाइनर भेजता है तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा, कंट्रोल हम तब भी कंसाइनर ही करता है उस चीज को, गुड्स को। ठीक है, तो कंट्रोल कब ट्रांसफर होता है, जब कंसाइनी जब एंड कस्टमर को बेच देता है तब कंट्रोल ट्रांसफर होता है। तो इस केस में रिवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा, जब कंसाइनी एंड कस्टमर को बेचेगा तब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा तब रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये पॉइंट है। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट।
हम लोग को ये समझना जरूरी है प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है। तो देखिए इंड एस ने आपको 3 कंडीशन बताया, बोला तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो उसको तुम प्रिंसिपल मान लेना। तीनों में से क्या है बताता हूं। इन्वेंट्री रिस्क किसका है, अगर सपोज कीजिए ये मेरी इन्वेंट्री है, तो इससे मेरे को अगर इसका दाम बढ़ता है या दाम गिरता है, अगर ये पेन खराब हो जाता है तो वो फायदा या नुकसान किसका है, जिसका फायदा नुकसान होगा वो ही उसका प्रिंसिपल है। सेकेंड पॉइंट इंड एस ने बोला इस गुड्स का प्राइस कौन स्टैब्लिश कर सकता है, जो इसका प्राइस स्टैब्लिश कर पाएगा वो ही इसका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बोला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट किसका है। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट्स को मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सपोज कीजिए मुझे ये पेन बिकवाना था, तो मैंने एक एजेंट को बोला ये मेरा पेन बिकवा दो। तो एजेंट ने क्या किया, एक कस्टमर को ये पेन खरीदना था तो उसने अरेंज कर दिया, मेरा और कस्टमर का मीटिंग को अरेंज कर दिया। तो इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा, मैं डिटरमाइन करूंगा, वो एजेंट डिटरमाइन करेगा। प्राइस मैं डिटरमाइन करूंगा उस चीज को। ठीक है, और पेन को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मेरी है या एजेंट की? एजेंट तो बस अरेंज करवा रहा है, ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना, तो इसलिए प्रिंसिपल मैं हो जाऊंगा इस चीज का। अब आता है रिवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा। तो जब जो प्रिंसिपल होता है वो ग्रॉस रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इस पेन को बेचने से अगर मुझे 10 रुपया आया तो 10 रुपया प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज करेगा रिवेन्यू, और जो एजेंट है उसको जितना कमीशन मिलेगा वो नेट रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा कमीशन का। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। अब आता है नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस। हम लोग जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को याद होगा, आप जब भी जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या होता है, इनिशियल ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती है। सो सपोज कीजिए आपको 10,000 रुपया दिया गया, उसके लिए आपने ज्वाइनिंग फीस दिया, उसके बाद आपको मंथली 1,000 रुपए 2,000 रुपए पर मंथ देना पड़ता है, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो इस जो ज्वाइनिंग फीस लिया जिम ने, उसके लिए कोई हमें डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ट्रांसफर कर रहा है क्या? जनरली नहीं होता है। बट इंड एस ने बोला अगर अपफ्रंट फीस के बदले कोई डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ट्रांसफर कर रही है कंपनी, तो जो डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ट्रांसफर कर दे उसके बाद आप उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, तब तक उसको आप लायबिलिटी में रखिए। ठीक है, और अगर डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो इंड एस ने बोला आपका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म है उस टर्म में अपने अपफ्रंट फीस को रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए। मतलब अगर सपोज कीजिए 10,000 रुपया है और ये 10,000 रुपया वैलिड है टिल 2 इयर्स। ठीक है, टिल 2 इयर्स, तो 5,000 फर्स्ट ईयर में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए, 5,000 सेकंड ईयर में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। ये होता है नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने 6th पॉइंट में, जो कि है हमारा ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। वो क्या होता है आइए समझते हैं। हम लोग ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। मैं इसको पहले एग्जांपल समझाता हूं क्या है, इसमें बोलना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको उसकी बता दूंगा इंड एस क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, आइए सपोज कीजिए आपको शर्ट की जरूरत थी, आप मॉल में गए, एक शर्ट परचेज किए आप। ठीक है, आप शर्ट परचेज किए 2,000 रुपया में। आप जब इसका बिलिंग कराने गए तो आपको बिलिंग काउंटर में बोला सर आज हमारे पास इसका कैशबैक ऑफर है कि आप 2,000 रुपया तक का कोई भी सामान और परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,500 रुपया देना पड़ेगा। आपको 1,500 रुपया देना पड़ेगा। मतलब आप 2,000 का आपने शॉपिंग किया, उसके लिए आप 2,000 का कोई भी सामान परचेज कर लीजिए और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपया ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, मैं जाके एक जीन्स और परचेज कर लिया। जीन्स परचेज किया, उसका दाम था 1,800 रुपया। ठीक है, तो मुझे देना कितना पड़ा इसके लिए, 1,500 देना पड़ा। तो टोटल मेरा कैश मैंने कितना पे किया, 3,500। अब इंड एस बोला यहां पे अगर ये जो आपने जो लिया 18, ये जो आपने परचेज किया, इससे कस्टमर को अगर मटेरियल राइट है
तो आपको इसको एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करना पड़ेगा, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब चेक कैसे करें मटेरियल राइट है या नहीं, तो उसके लिए इंड एस ने बोला कि आप देखिए, अगर इसमें जो आप ले रहे हैं एडिशनल गुड्स, उसमें जो बेनिफिट हो रहा है, उसमें बेनिफिट कितना का हुआ, 300 का बेनिफिट हुआ। जो ये जो बेनिफिट हो रहा है वो इसके कारण ही हो रहा है। अगर आप ये नहीं लेते तो आपको ये बेनिफिट भी नहीं होता। मतलब अगर आप सिर्फ जींस परचेज करने जाते तो आपको 1800 रुपया ही लगता, आपको 300 रुपया का डिस्काउंट नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे तो शर्ट के कारण ही डिस्काउंट मिल रहा है 300 रुपया, मतलब मटेरियल राइट है। आपको मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं मटेरियल राइट का मतलब क्या है। मतलब इस गुड्स के ओरिजिनल गुड्स के कारण ही एडिशनल गुड्स और सर्विसेज में डिस्काउंट मिल रहा है। अगर ये नहीं लेते तो ये डिस्काउंट भी नहीं मिलता, ये ले रहे हैं इसीलिए ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो मटेरियल राइट होगा। ठीक है, अगर ये मटेरियल राइट है तो उसको सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मानेंगे। तो यहां पे इस एग्जांपल में हमारे ये मटेरियल राइट है क्योंकि इसके कारण ही इस पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये मटेरियल राइट है। तो सर इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हो गया। हाँ बच्चों, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस 2 हो गया। तो हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या हो गया, 2। एक हो गया शर्ट, एक हो गया जीन्स। और इसका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना हो गया, मैंने पे किया 3500। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस 3500 को इन दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट कैसे करें, एलोकेट के लिए हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कैसे करना है, बट मैं इस एग्जांपल में आपको बता देता हूं। एलोकेट करने के लिए इंड एस ने बोला स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पीओ के बेसिस में हम लोग को एलोकेट करना है। तो इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना था, 2000 रुपया, और इसका कितना था 1800 रुपया। तो अब आप बताइए इसका रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेगा कंपनी। शर्ट का रिकॉग्नाइज कितना करेगा, 3500 उसको पे किया, और इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था 2000 रुपया, और दोनों का मिला के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था 3800। अगेन जींस का कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, 3500 उसने पूरा पे किया, और इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1800 रुपया, और टोटल हो गया 3800। तो जितना आएगा उतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1842 एंड ये आ जाएगा 1658, टोटल हो जाएगा 3500। तो इसमें इंड एस बोलना क्या चाह रहा है आपको वो समझना होगा। इंड एस बोला अगर आपको ऑप्शन मिला है एडिशनल गुड्स और सर्विसेज का, अगर आपको ऑप्शन मिला है एडिशनल गुड्स और सर्विसेज का, तो उसमें जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट आपको कस्टमर को मटेरियल राइट दे रहा है या नहीं। अब मटेरियल राइट कैसे चेक करेंगे, मटेरियल राइट बोलेंगे कि जो एडिशनल गुड्स में जो डिस्काउंट मिला है दैट इज बिकॉज हमने जो ओरिजिनल गुड्स परचेज किया उसके कारण ये डिस्काउंट मिला। अगर हम वो परचेज नहीं करते तो इसमें भी डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कस्टमर को मटेरियल राइट है या नहीं। अगर कस्टमर को मटेरियल राइट है तो आपको अपने एडिशनल गुड्स और सर्विसेज को सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान के ट्रीट करना पड़ेगा। ये है इसका, और सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानेंगे तो अपने ट्रांजैक्शन प्राइस को अगेन एलोकेट करके इस तरह से निकालना पड़ेगा। यहां पे हमने निकाला था 1842, ठीक है 1842 निकाला था हमने। ये है आपका ट्रीटमेंट, इसका ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज का। अब हम लोग चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफाइंग और डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। कैसे डिटरमाइन करेंगे हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस को, आइए डिस्कस करते हैं। दैट इज डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों को जो पूरा करेंगे उसके लिए आप रुपया भी तो लेंगे, तो आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन का प्राइस कितना है। ठीक है, तो उसका चलिए मतलब समझते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस होता है जो आप जिसके लिए पैसा ले रहे हैं वो होता है ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस कैन बी फिक्स्ड आल्सो, इट कैन बी वेरिएबल आल्सो। सर क्या होता है फिक्स, क्या होता है वेरिएबल? वैसे तो आप लोगों को पता है बट मैं बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं पेन आपको बेच रहा हूं, तो मैं बोला इस पेन का मैं आपसे पर पेन 10 रुपया लूंगा, तो ये हो गया फिक्स्ड।
अब वेरिएबल समझते हैं। वेरिएबल अगेन दो तरह का होता है। क्या होता है बताता हूं। सपोज कीजिए आपने अपना लैंड किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया और उसके बदले में बोला कि कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया, ठीक है, कंपनी वो है, आप कस्टमर हो यहाँ पे, और बोला कि मेरे को ये 3 साल में मुझे बना के दे देना तुम बिल्डिंग इसमें, और मैं तुम 3 साल में बना के दे दिए तो मैं उसके लिए तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। तो जो ये 10 लाख रुपया है ना, वो तो आपका फिक्स कंसीडरेशन हो गया। बट इसी कॉन्ट्रैक्ट में और भी एक टर्म था, बोला 3 साल के बदले अगर तुम इसको 2 साल में ही दे दिया तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा दूंगा। मतलब अगर 2 इयर्स में दे दिया आपको तो आप इसको 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे, और अगर बोला तुम 2.5 इयर्स में दे दिए तो तुमको हम इसमें 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा देंगे। बट अगेन यहां पे अगर तुम 3 साल से ज्यादा लगाए, तुम 3 साल से ज्यादा लगाए तो तुम्हारा 5 लाख रुपया हम काट लेंगे, मतलब कम देंगे। ये पेनल्टी लगा दिया आपको, पेनल्टी। तो ये बोला इंड एस आपका कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का टर्म था। तो एक ये भी, ये देखिए, ये हम लोग आज डिटरमाइन नहीं कर सक रहे हैं कि हम 2 साल में बनाएंगे बिल्डिंग, 2.5 साल में बनाएंगे या 5 साल में बनाएंगे बिल्डिंग, तो हमको ये बात मालूम नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल हो गया। ठीक है। अब दूसरा तरह का वेरिएबल क्या होता है? दूसरा तरह का वेरिएबल ये होता है कि तुमने जो बिल्डिंग बना के जो मुझे दिया, अगर उसका क्वालिटी मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपया और दूंगा एक्स्ट्रा, अगर क्वालिटी समझ में आ गया मुझे तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर उसको क्वालिटी समझ में आए तो 3 लाख रुपया मिलेगा या तो 3 लाख रुपया नहीं मिलेगा। मतलब अमाउंट फिक्स है 3 लाख रुपया, बट मिलेगा या ना मिलेगा ये नहीं मालूम मुझे। यहां पे अमाउंट भी फिक्स नहीं है और मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी फिक्स नहीं है। तो ये दो तरह का वेरिएबल होता है। ठीक है। अब अगर वेरिएबल कंसीडरेशन होगा तो उसको रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, और अगर करें तो किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करें। तो इंड एस बोला अगर आपका वेरिएबल कंसीडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको उसको भी रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बट कितना अमाउंट? तो अमाउंट एस्टिमेट करने के लिए इंड एस ने आपको 2 तरीका बताया। एक तरीका था आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक तरीका था आपका मोस्ट लाइकली अमाउंट। अब आप लोग बताइए इन दोनों तरह के वेरिएबल कंसीडरेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू वही है जो नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, नंबर इंटू प्रोबेबिलिटी, और जो टोटल समेशन आप ले लेते थे वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। और मोस्ट लाइकली होता है या तो ये, जिसका लाइकली होना, लाइकलीहुड जिसका ज्यादा है वो अमाउंट हो जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला किसमें लगेगा? तो अगर इस तरह का कोई वेरिएबल कंसीडरेशन होता है तो उसमें आपका लगेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, और अगर इस तरह का आपका वेरिएबल कंसीडरेशन होता है मतलब 3 लाख रुपया फिक्स्ड है या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो फिक्स नहीं है, उसमें लगेगा मोस्ट लाइकली अमाउंट। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर देयर इज अ रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो आप लगाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, बट व्हेन देयर इज ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स तो उस केस में लगाएंगे हम लोग मोस्ट लाइकली अमाउंट। ये होता है, आप एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करेंगे। आपको एक बात और इंड एस ने बोला, मतलब आप जो बोला कि अगर आप जो आज वेरिएबल कंसीडरेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रेवेन्यू में, तो वेरिएबल कंसीडरेशन क्यों है? क्योंकि वो फ्यूचर में अनसर्टेन है। ठीक है। तो बोला आप जो आज वेरिएबल कंसीडरेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में वो अनसर्टेनिटीज जब रिजॉल्व होंगी तो आपको लगता है जो आपने वेरिएबल कंसीडरेशन रिकॉग्नाइज किया है दैट विल गेट रिवर्स्ड, तो आपको वेरिएबल कंसीडरेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना है। मतलब इफ इट इज हाईली प्रोबेबल दैट द वेरिएबल कंसीडरेशन विल बी रिवर्स्ड इन फ्यूचर व्हेन द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड विल गेट रिजॉल्व्ड, देन डोंट रिकॉग्नाइज वेरिएबल कंसीडरेशन इन अस रेवेन्यू। ठीक है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये 3 लाख रुपया मेरे को ये फ्यूचर में अगर मैं रिकॉग्नाइज आज कर भी लूं तो बाद में मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ जाएगा, तो आप इस 3 लाख को रिकॉग्नाइज करो ही नहीं। ये बात बोल रहा है। ठीक है। तो हम लोग समझ गए मतलब क्या होता है, मतलब फिक्स और वेरिएबल होता है। वेरिएबल अगेन 2 तरह होता है, और वेरिएबल कैसे एस्टिमेट करते हैं हम लोग वो भी समझ गए। ठीक है।
एस्टिमेट भी समझ गए। अब आता है नॉन कैश कंसीडरेशन, मतलब मैंने ये पेन बेचा किसी को, तो उसके बदले मुझे पैसा नहीं मिला, कोई और सामान मिल गया, तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं? तो आपको जो सामान मिला उसका फेयर वैल्यू आप अपने रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लीजिए। सर अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रहा होगा तो अगर उस केस में आपको जो सामान मिला उसका फेयर वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो आप जो सामान बेचे हैं उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या था उसी को समझ लीजिए, ये आपका वो फेयर वैल्यू है नॉन कैश कंसीडरेशन का, और उतना अमाउंट ही रिकॉग्नाइज कर लीजिए। मतलब आपने जो गुड्स और सर्विसेज बेचा उसके लिए आपको जो गुड्स और सर्विसेज आपको मिला एज अ नॉन कैश कंसीडरेशन, ठीक है, तो उस नॉन कैश कंसीडरेशन का आपको फेयर वैल्यू मालूम नहीं है, तो आपने जो गुड्स सर्विसेज बेचा है ना इसका सेलिंग प्राइस क्या था उसी को फेयर वैल्यू मान लीजिए। ये होता है नॉन कैश कंसीडरेशन। फिफ्थ पॉइंट आता है कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज। आइए इसको डिस्कस करते हैं। अब कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज, तो उस केस में देखना होगा आपको दो चीज, आपको जो गुड्स और सर्विसेज कस्टमर ने दिया क्या आपको उसका कंट्रोल मिला है या कंट्रोल नहीं मिला है। इसका मतलब क्या हुआ सर वो बताइए। इसका मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कंस्ट्रक्शन करने का, बिल्डिंग, ठीक है, लैंड आपका था, और आपने लैंड के साथ कुछ गुड्स और सर्विसेज भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया, और उसने बोला कि जो आपको गुड्स और सर्विसेज मैं दे रहा हूं ना वो आपको गुड्स सर्विसेज मेरे ही बिल्डिंग में यूज करना होगा। तो आप बताइए कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास उस गुड्स और सर्विसेज कंट्रोल आया क्या? नहीं, वो जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर सकती है उस चीज को, उसको उसी बिल्डिंग में यूज करना होगा। तो जब कंट्रोल नहीं आ रहा है तो इंड एस बोला उस केस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। मतलब क्यों सर, अगर ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा, इसको तुम लोग को ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस करना चाहिए, आइडियली रिड्यूस करना चाहिए, बट इंड एस यहां पे ये मानता है कि जब कंट्रोल नहीं आ रहा है, मतलब गुड्स और सर्विसेज में ऑल को मेरे को सिर्फ इसी बिल्डिंग में ही यूज करना है, तो बोल रहा है इंड एस बोला आपका ट्रांजैक्शन प्राइस में ऑलरेडी वो एडजस्ट हो गया होगा जब हम लोग नेगोशिएशन कर रहे होंगे इस चीज के लिए, ठीक है, तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इस केस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो सर जब कंट्रोल हो जाएगा तो क्या करेंगे, मतलब कंट्रोल आ गया तो क्या करेंगे, तो इसको ट्रीट करो एज अ नॉन कैश कंसीडरेशन, नॉन कैश कंसीडरेशन, और इसका फेयर वैल्यू को अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि फेयर, अगर नॉन कैश कंसीडरेशन है, आपको कुछ कंसीडरेशन कैश में भी मिला है और ये नॉन कैश कंसीडरेशन है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगा, कैश कंसीडरेशन प्लस नॉन कैश कंसीडरेशन, तो इसको अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में ऐड कर दो, ठीक है। ये होता है कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स और सर्विसेज। अब आता है कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, ठीक है, मतलब आपने सपोज कीजिए कंस्ट्रक्शन का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को, तो अब कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन प्राइस सपोज कीजिए 300 करोड़ रुपया था, और कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको 10 करोड़ रुपया दे रही है, मतलब कस्टमर को कंपनी 10 करोड़ रुपया दे रही है, 10 करोड़ रुपया दे रही है, और उसके बदले कस्टमर कोई गुड्स और सर्विसेज नहीं दे रहा है, तो मतलब 300 करोड़ आप कस्टमर से ले रहे हैं और 10 करोड़ आप कस्टमर को दे रहे हैं, और उस 10 करोड़ के बदले मेरे पास कुछ आ नहीं रहा है, तो मतलब नेट ट्रांजैक्शन प्राइस कितना हुआ, 290 करोड़, 290 करोड़ का आपका ट्रांजैक्शन प्राइस हो गया। मतलब अगर आपको जो कंसीडरेशन आपने कस्टमर को दिया उसके बदले कस्टमर ने आपको कुछ नहीं दिया, तो रिड्यूस कर दीजिए उस अमाउंट को अपने कंसीडरेशन से, ट्रांजैक्शन प्राइस से। अगर आपने सपोज कीजिए 10 करोड़ कस्टमर को दिया और कस्टमर ने आपको जो गुड्स दिया उसका फेयर वैल्यू था 12 करोड़, तो इसमें क्या हो गया, आपको ज्यादा 2 करोड़ रुपए ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे आपको, मतलब 2 करोड़ का नॉन कैश कंसीडरेशन मिल रहा है, उतना अमाउंट को आप अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्रीज कर दीजिए, एंड वाइस वर्सा। अगर वो फेयर वैल्यू 8 करोड़ का होगा तो 2 करोड़ आप अपने ट्रांजैक्शन प्राइस से रिड्यूस कर दीजिए, मतलब 8 करोड़ का मतलब 2 करोड़ मैं कस्टमर को फिजूल का दे रहा हूं, तो उसको मेरे को ट्रांजैक्शन प्राइस को गिराना पड़ेगा।
ये हो गया। अब मुझे आपसे दो बातें और करनी है, वो चलिए डिस्कस करते हैं। एक है आपको सेल विथ अ राइट टू रिटर्न, एंड दूसरी बातें करूंगा मैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में टेस्टेड भी हो सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल विथ अ राइट टू रिटर्न। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोग अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से सबसे शॉपिंग करते होंगे, ठीक है। आइए उसका एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए ये कस्टमर है और इसने अमेजन से परचेज किया, ठीक है। अमेजन से इसने क्या परचेज किया? इसने परचेज किया 100 लैपटॉप्स, 100 लैपटॉप्स ने परचेज किया एट ₹50,000 ईच। तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस आपका कितना हो गया? 50 लाख रुपीस, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है, आप जब शॉपिंग करते हैं अमेजन से तो उसमें एक टर्म्स होता है कि आप इसको 10 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं। राइट टू रिटर्न होता है, राइट टू रिटर्न। तो सपोज कीजिए मेरा सेल यहां पे हुआ है, सेल इस दिन हुआ है और रिटर्न करने का राइट यहां तक है, राइट टू रिटर्न यहां तक है मेरे पास। तो अब बताइए रेवेन्यू में यहां रिकॉग्नाइज करूं या रेवेन्यू में यहां रिकॉग्नाइज करूं? तो इंड एस बोला जिस दिन सेल हो रहा है उस दिन ही अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो, यहां पे नहीं, इस दिन ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। बट इंड एस ने बोला आपको अगर राइट टू रिटर्न है, मतलब गुड्स रिटर्न भी आ सकता है, तो जाके तुम पास्ट एक्सपीरियंस अपना बताओ कि कितना परसेंटेज गुड्स तुम्हारे पास रिटर्न आता है और उतना हद तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करो, उतना हद तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करो, ठीक है। सपोज कीजिए अगर ये अपना अमेजन बोलता है कि मेरे पास 5% रिटर्न आ जाता है जनरली, तो यहां पे मेरे को रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 50 लाख माइनस 5% ऑफ 50 लाख, राइट। तो यहां पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा 47.5 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा आपका। तो सर मेरे अमेजन ने तो 50 लाख कलेक्ट कर लिया और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा है 47.5 लाख का, तो 2.5 लाख जो बीच में वो कहां गया? अमेजन उसको लायबिलिटी मान के चलेगा, यहां तक लायबिलिटी मान के चलेगा, उसको लायबिलिटी ऑफ 2.5 लाख मान के चलेगा। और यहां पे अगर गुड्स रिटर्न नहीं आता है तो इसको भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो सर ये अगर इसने 100% रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया है तो क्या कॉस्ट भी 100% रिकॉर्ड नहीं करेगा? हाँ, कॉस्ट भी 95% ही रिकॉर्ड करेगा। अगर सपोज कीजिए इस 50 लाख का कॉस्टिंग अमेजन का था 40 लाख रुपया, तो ये रिकॉर्ड भी 40% का भी 95%, मतलब 38 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, 38 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा। तो सर ये 2 लाख रुपया कहां रहेगा? ये 2 लाख रुपया इन्वेंट्री में रहेगा, इन्वेंट्री में रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अगर राइट ऑफ रिटर्न होगा तो रेवेन्यू किस दिन रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू जिस दिन सेल हुआ है उस दिन रिकॉर्ड होगा, ठीक है। पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा नहीं, जितना रिटर्न आने का परसेंटेज है आपका उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कीजिए। तो जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किए, पैसा तो उसका मिल गया है, तो उसका क्या करें? उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कीजिए। तो सर अगर हम लोग रेवेन्यू 100% रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो उसका क्या कॉस्ट 100% रिकॉर्ड करें? नहीं, उसका कॉस्ट भी 100% रिकॉर्ड नहीं करना है, कॉस्ट भी 95% ही रिकॉर्ड करना होगा। तो सर कॉस्ट अगर 95% रिकॉर्ड करें तो वो 5% कॉस्ट क्या करें? उस 5% कॉस्ट को आप इन्वेंट्री में रहने दीजिए। ये है आपका सेल विद अ राइट टू रिटर्न का अकाउंटिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। आइए डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। ये इस स्टेप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है इस बार। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का सबसे पहले मतलब समझना चाहिए, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो सपोज कीजिए मैंने गया, मैं कस्टमर, मैं हूं कंपनी और मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला मुझे ये पेन 1 लाख पेन चाहिए। तो मैं बोला मेरे पास 1 लाख पेन बनाने का पैसा नहीं है मेरे पास अभी, अगर तुम मुझे पैसा अभी दे दोगे तो मैं उस पैसा से पेन बना के तुम्हें 1 साल के बाद दे दूंगा। तो अब बताइए पैसा अभी मिल गया बट मैं पेन तो 1 साल के बाद दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ? ये एक सॉर्ट ऑफ लोन दिया है कस्टमर ने उस
कंपनी को, तो ये एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट हो गया यहाँ पे। या फिर कस्टमर को 1 लाख पेन मिल गया, बट कस्टमर बोला मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, मैं पैसा इसको 1 साल के बाद दूंगा पैसा, तो अगेन ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, दैट इज फॉर द कस्टमर। पहले केस में कंपनी के लिए था, सेकेंड केस में कस्टमर के लिए है। तो हम लोग क्या करें जब फाइनेंसिंग कंपोनेंट होगा, तो हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, हम लोग को वो आइडेंटिफाई करना है। तो सर कैसे आइडेंटिफाई करें फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका है। पहला है टाइमिंग डिफरेंस एंड दूसरा है प्राइस डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस क्या हुआ, मतलब जिस दिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रहा है और जिस दिन उसका पैसा मिल रहा है, उन दोनों डेट्स में डिफरेंस है एंड द डिफरेंस इज मोर देन 12 मंथ्स, तो हम लोग बोलेंगे फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। या फिर अगर आप जो आज सपोज कीजिए मैं लैपटॉप परचेज करने गया, उसका अगर मैं आज प्राइस पे करके परचेज करता तो मुझे 50,000 मिल जाता, बट मैं बोला एक साल बाद पे करूंगा तो उसका प्राइस मुझे 55,000 पड़ गया, तो मेरा उसमें अगेन मेरा फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसमें भी है। तो बिकॉज दैट अमाउंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द कैश प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो हम लोग को क्या करना है अब इस केस में, अगर ये हम लोग इन दोनों केस में डिटरमाइन कर लेंगे कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे देखना है सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो इंड एस ने बोला सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, नॉट इन द पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सपोज कीजिए प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बोला था 100 लैपटॉप मैंने परचेज किया है, ठीक है, और एक लैपटॉप पे 5,000 का फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, जैसा मैंने अभी बताया, और उस लैपटॉप का प्राइस सपोज कीजिए 55,000 है, ठीक है, 55,000 है। तो अब देखना पड़ेगा ये 55, और मैंने 100 लैपटॉप परचेस किया तो ये 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, राइट। मुझे इंडिविजुअली देखना पड़ेगा ये 5,000 ये 55,000 के लिए सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मेरे को टोटल पोर्टफोलियो लेवल पे चेक नहीं करना है, मेरे को इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे चेक करना है। हो सकता है पोर्टफोलियो लेवल पे ये नहीं हो, आपका यहाँ पे सपोज कीजिए पोर्टफोलियो लेवल में मैंने सिर्फ ये फाइनेंसिंग एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था, सब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लिया था, तो सारे कॉन्ट्रैक्ट का मिला के मेरा 50 लाख रुपया हुआ था। तो हो सकता है 5,000 के लिए ये 50 लाख पे मटेरियल नहीं होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बट 55,000 के लिए 5,000 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट वाइज चेक करना होगा सिग्निफिकेंस, नॉट फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये है आपका सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। अब अगर सिग्निफिकेंट है, यानी सिग्निफिकेंट भी है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे सर, बताता हूं। आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपया का कोई लैपटॉप परचेज किया यहाँ पे, ठीक है, मैं लैपटॉप एग्जांपल को थोड़ा सा क्विक कर रहा हूं, ठीक है। 1 लाख का परचेज किया, वो आज का कैश प्राइस था, कैश सेलिंग प्राइस था, बट आप बोले मैं तो प्राइस 2 साल के बाद दूंगा, मैं प्राइस 2 साल के बाद दूंगा, तो इसका दाम दुकानदार ने आपको 1,21,000 कर दिया बढ़ा के। तो अब आप क्या अपना रेवेन्यू 1,21,000 पे रिकॉग्नाइज करेंगे, या 1 लाख पे रिकॉग्नाइज करेंगे, या किसी और प्राइस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इंड एस ने बोला यूजिंग मार्केट का प्रीवेलिंग रेट, अगेन मैं फोकस कर रहा हूं यहां पे, मार्केट का प्रीवेलिंग रेट, जो रेट है उससे डिस्काउंट करना होगा इसको 2 साल पीछे। मतलब क्या होगा डिस्काउंट करके, 1,21,000 1,21,000, अगर मार्केट का प्रिवेलिंग रेट मैं मान रहा हूं 10% है, तो 1.10, 2 साल है तो यहां पे ये करना होगा, और इसका कैश सेलिंग प्राइस अगर आ गया 1 लाख रुपया, तो हम लोग 1 लाख रुपया को अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। सर तो ये 21,000 रुपया मिला, उसको क्या करें, उसको आपको फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट ईयर में गए आप, इस पे 10%, 10,000 प्राइस हो गया 1,10,000। सेकेंड ईयर में गए रेवेन्यू, अगेन इस पे 11,000,
तो 10,000 और 11,000 एज अ फाइनेंस इनकम आएगा। आप रिकॉग्नाइज करोगे 1,21,000 ही, बट ये आपका 1 लाख आपका इंड एस 115 में गवर्न होगा और ये 10,000 और 11,000 आपका इंड एस 109 में गवर्न होगा, फाइनेंस एज अ फाइनेंस इनकम जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है इंड एस 115 फॉर फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है ये 10% अगर मार्केट का प्रिवेलिंग रेट है, आपको यहाँ पे अगर बोल रहा है कस्टमर अगर कोई और कंपनी कोई और रेट लेकर डिस्काउंट कर रहा है तो आपको वो नहीं करना है, आपको मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से ही डिस्काउंट करना है, मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से ही डिस्काउंट करना है। इवन इफ मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से आपको डिस्काउंट करने के बाद वो प्राइस 1 लाख से कम या ज्यादा भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मार्केट के प्रिवेलिंग रेट से ही डिस्काउंट करना है। ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। इंड एस ने बताया कुछ सिनेरियोज ऐसा बताया जहां आपको देख के लगेगा कि वो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, बट उसको आपको फाइनेंसिंग कंपोनेंट वहां पे अकाउंटिंग नहीं करनी है। तो वो 3 सिनेरियो बताए इंड एस ने। क्या सिनेरियो था देखिए, जहां पे वो इंड एस ने बोला वहां पे आपका किसी किसी सिनेरियो में टाइमिंग डिफरेंस होगा, बट वहां पे कस्टमर ने आपको बोल रखा होगा गुड्स जब मैं बोलूंगा तब तुम भेजना, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स इज एट द डिस्क्रेशन ऑफ कस्टमर। तो वहां पे आपको टाइमिंग डिफरेंस होगा तो भी आपको फाइनेंसिंग कंपोनेंट रिकॉग्नाइज नहीं करना है। दूसरा बोला कि वेरिएबल कंसीडरेशन है, आपको टाइमिंग डिफरेंस है बट वेरिएबल कंसीडरेशन है और कितना मिलेगा आपको मालूम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको सेल्स बेस्ड रॉयल्टी मिलेगी, तो फ्यूचर में कितना सेल होगा हमको वो बात ही नहीं मालूम है, तो मैं रॉयल्टी इनकम कैसे रिकॉग्नाइज कर लूं अपना, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम है। आपको थर्ड पॉइंट इंड एस ने बोला कि प्राइस का डिफरेंस हो रहा है, मतलब कैश सेलिंग प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस में डिफरेंस है, बट दैट डिफरेंस इज फॉर रीजन अनदर देन फाइनेंसिंग कंपोनेंट। कैसे सर? देखिए जनरली मैं ये पेन किसी को 100 रुपए में बेचता हूं, बट मैं किसी और कस्टमर को 120 रुपए में बेचा, तो ये प्राइस का डिफरेंस तो हो गया। आप बोलेंगे यहां पे तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, बट नहीं, यहां पे ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। अगर ये रीजन जो ये जो पैसा ज्यादा लिया मैंने ये फॉर अदर पर्पसेस लिया, क्यों सर? उसका जो प्राइस, उसका जो जिसको मैंने 120 लिया ना, उसका क्रेडिट रेटिंग बहुत लो था और वो पैसा जनरली नहीं देता है पूरा, तो इसलिए मैं पैसा ही बढ़ा के लिया, तो पूरा नहीं भी देगा तो एटलीस्ट मेरा अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए मैं 120 रुपए चार्ज कर लिया, तो एटलीस्ट 100 रुपया तो देगा वो मेरे को, इवन इफ कम देगा तो इसलिए वो अगर द डिफरेंस इज फॉर रीजन अदर देन फाइनेंसिंग। तो इन 3 केसेस में अगर आपका टाइमिंग या प्राइस से डिफरेंस हो रहा है तो भी आपको फाइनेंस कंपोनेंट की अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको फाइनेंस कंपोनेंट की अकाउंटिंग नहीं करनी है। यहां पे हम लोग का स्टेप 3 खत्म होता है, डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 4 में, आइए। हाँ, अब हम लोग चलते हैं अपना स्टेप 4 में, दैट इज एलोकेटिंग ट्रांजैक्शन प्राइस टू ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। मैंने अपने स्कोप वाले एग्जांपल में जैसे आप लोगों को बताया था 30,000 को मैंने सॉफ्टवेयर में और टेक्निकल अपडेट्स में एलोकेट किया था, 9,000 और 21,000 रुपया। तो उसी तरह से मैं बता रहा हूं एलोकेट करना होगा अपने ट्रांजैक्शन प्राइस को ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में। तो हम लोग एलोकेट करते क्यों हैं? हम लोग एलोकेट करते हैं टू मीट आवर कोर प्रिंसिपल, जो मैंने बताया था आपको, कोर प्रिंसिपल मतलब जितना गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए कितना रुपया मिलना चाहिए, उतना का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ये था हमारा कोर प्रिंसिपल। इसी को मीट करने के लिए हम लोग एलोकेट करते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए हम लोग अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, उसमें से हम लोग एक सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो हम लोग अगर ये तो ट्रांसफर हो गया तो इसके लिए तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे ना हम लोग। तो इसीलिए टू मीट आवर कोर प्रिंसिपल वी एलोकेट आवर ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब आता है एलोकेट कैसे करें सर? बेसिस बताइए। बेसिस तो बेसिस होता है ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट। जैसे मैंने शर्ट और जींस वाले एग्जांपल में बताया था, मैंने 3500 को 2000:1800 के रेशियो में एलोकेट किया था। तो उसी तरह
जो अगर सपोज कि तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है या दो से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, तो उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में आप अपना पर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दीजिए उन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, अब बात आया सर अगर सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे एलोकेट करें। तो उसके लिए इंड एस ने 3 ऑप्शंस दिया है आपको। वो ऑप्शंस प्रायोरिटी वाइज आपको जाना है। 3 ऑप्शन है, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी 1 देखना है, अगर वो नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन में जाना है, अगर वो नहीं हुआ तब थर्ड ऑप्शन में जाना है आपको। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि डायरेक्टली आप देखिए कौन सा आपके लिए बेटर है आप वो चूज कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते, आपको तीनों ऑप्शंस लगा के चेक करना होगा। तो सबसे पहला है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। मतलब अगर वो गुड्स आप नहीं बेचते हैं तो चेक कीजिए मार्केट में सिमिलर गुड्स का कितना में बिक रहा है और उसको एडजस्ट कर लीजिए आप अपने गुड्स के हिसाब से, क्योंकि वो सिमिलर गुड है, सेम गुड्स नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, तो उस चेंजेस का प्राइस में भी एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ठीक है, और वो सेलिंग प्राइस बना के उस रेशियो में आप एलोकेट कर दीजिए। या फिर अगर आपको सेलिंग प्राइस नहीं मिल रहा है मार्केट से भी, तो आपने गुड्स को बनाया है तो आपको कॉस्ट तो मालूम होगा उस गुड्स का, तो कॉस्ट प्लस मार्जिन ऐड करके वो सेलिंग प्राइस पे एलोकेट कर दीजिए। अगर आपको कॉस्ट मालूम है तो, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी कस्टमर को 10% मार्जिन में बेच देते हैं, किसी कस्टमर को 30% मार्जिन बेचते हैं, किसी को 90% मार्जिन में बेचते हैं, तो मार्जिन वेरीज, लाइक वाइड रेंज ऑफ मार्जिन है आपका। तो उस केस में बोला इंड एस तुम रेसिडुअल अप्रोच ले लो। मतलब सपोज कीजिए आपका 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ए, बी और सी, आपको इसका स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस मालूम है, इसका स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस मालूम है, तो इन दोनों पे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दो। सपोज कीजिए 1000 रुपया आपका ट्रांजैक्शन प्राइस था, तो इस पे 600 एलोकेट हो गया, इस पे 300 एलोकेट हो गया। तो थर्ड जो आपका मेथड है वो है रेसिडुअल अप्रोच, मतलब जितना बचा उतना इसको दे दो। 600, 300, 900, 100 रुपया बचा तो 100 रुपया इसको दे दो। अगर आप जो 100 रुपया इसको दिए आपको लग रहा है ये 100 रुपया रैशनल नहीं है, 100 रुपया लॉजिकल नहीं है, तो इंड एस बोला आप फिर से तीनों का असेसमेंट करो, आपके तीनों के असेसमेंट में कहीं कुछ गलती हुई है, अब फिर से असेस करो, लॉजिकली अप्रोच करो, आपको तीनों का आएगा, बट रेसिडुअल अप्रोच से इसको निकालना है आपको। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं एलोकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मीट आवर कोर प्रिंसिपल बेसिस ऑन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं होगा तो 3 मेथड है आपके पास, एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच एंड रेसिडुअल अप्रोच। ठीक है, उसके बाद आइए डिस्कस करते हैं हम लोग अब एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट। तो जनरली स्पीकिंग आपको डिस्काउंट अपने हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एलोकेट करना पड़ेगा, बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे डिस्काउंट सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे एलोकेट नहीं होता है। तो वो कैसे होता है, आइए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस था, ए, बी और सी। इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था 50,000, इसका स्टैंड अलोन सेलिंग था 55,000 और इसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस था 25,000। और मैंने ये तीनों प्रोडक्ट 1 लाख रुपया में ले लिया, तो आप बताइए डिस्काउंट कितना का मिला, 1,05,000 और 1,05,000 और 1,30,000 रुपया। ₹1,30,000, तो आपको डिस्काउंट मिला 30,000 रुपया का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अब इन दोनों का प्राइस स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 55 एंड 75, 80,000। अब अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट को अगर मार्केट में आप ए लेने जाएंगे तो वो 50,000 में मिल रहा है, बट अगर मार्केट में आप बी और सी लेने जाएंगे तो वो आपको 50,000 में मिल रहा है। मतलब 30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इस पे और 30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है इस पे। तो देयर इज एन ऑब्जर्वेबल एविडेंस
कि जो ये 30,000 का डिस्काउंट है वो इन दोनों पे ही है, इस पे डिस्काउंट नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट में सिर्फ ए लेने जाएंगे तो 50,000 में मिल रहा है, और बी और सी जिसका दाम टोटल में आपका 80,000 आ रहा है, वो मेरे को 50,000 में मिल रहा है, मतलब 30,000 का डिस्काउंट इसी पे मिल रहा है। तो उन केसेस में व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वेबल एविडेंस दैट डिस्काउंट इज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आपको डिस्काउंट ए, बी और सी में ही एलोकेट करना पड़ेगा। आपको डिस्काउंट ए में एलोकेट नहीं कर सकते हैं आप। ये बोल रहा है एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट का। मैं फिर से बता रहा हूं, जनरली स्पीकिंग डिस्काउंट सारे परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस पे एलोकेट होगा, बट व्हेन देयर इज एन ऑब्जर्वेबल एविडेंस दैट डिस्काउंट शुड बी एलोकेटेड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आपको डिस्काउंट को उन्हीं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करना होगा, ना कि सारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। ठीक है, अब हम लोग चेक समझते हैं सब्सिक्वेंट चेंजेस टू ट्रांजैक्शन प्राइस। मतलब अगर ट्रांजैक्शन प्राइस बाद में चेंज हो जाता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग, अब वो समझते हैं। आइए, तो इंड एस बोला ट्रांजैक्शन प्राइस जो चेंज हो रहा है, इफ दैट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, तब तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की जो गाइडेंस मैंने आपको स्टेप 1 में पढ़ाई थी वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर ये जो चेंजेस हो रहा है ट्रांजैक्शन प्राइस में, इफ इट नॉट रिजल्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, तब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। चलिए हम लोग अपना शुरू में जो एग्जांपल लिए थे सॉफ्टवेयर प्लस टेक्निकल अपडेट्स, उसी एग्जांपल से समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर था प्लस टेक्निकल अपडेट्स था, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। इनका टोटल प्राइस था 30,000 रुपया। ठीक है, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। यहां पे सॉफ्टवेयर कंपनी ने बेच के 9,000 रुपया रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया था, और यहां पे टेक्निकल अपडेट्स के लिए 7,000 रुपया रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज होके 36,000 हो गया, मतलब 6,000 से बढ़ गया। तो इंड एस बोल रहा है ये 6,000 जो बढ़ा आपका, तो 6,000 को क्या आपको सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा और टेक्निकल अपडेट्स में डालना पड़ेगा, या सिर्फ टेक्निकल अपडेट्स में डालना पड़ेगा, आपसे ये पूछ रहे हैं हम। तो इंड एस बोला यहां पे आपको 6,000 को इस तरह से एलोकेट करना है जैसे आपने इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में एलोकेट किया था, उस तरह से आज एलोकेट करना है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर सॉफ्टवेयर तो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन था जिसको मैं पूरा करके रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका हूं, तो अब मैं उस पर क्यों एलोकेट करूं। नहीं, यहां पे इंड एस बोल रहा है कि आपको 6,000 को इवन इफ दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड इन द पास्ट, तब भी आपको उस पे एलोकेट करना पड़ेगा। मतलब 6,000 को आपको सॉफ्टवेयर पे भी एलोकेट करना पड़ेगा, टेक्निकल अपडेट्स पे भी एलोकेट करना पड़ेगा, इन द रेशियो ऑफ 21:9, जो हमारा पुराना एग्जांपल में था, क्योंकि सॉफ्टवेयर 9,000 का था और टेक्निकल अपडेट्स 21,000 का था, तो इस रेशियो में इसको एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका सब्सिक्वेंट चेंजेस टू ट्रांजैक्शन प्राइस। अब हम लोग अपन मूव करेंगे हमारे स्टेप 5 में कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेप 5, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गेट सेटिस्फाइड। जैसे जैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते जाओगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाना, ये बोलना चाह रहा। ठीक है, तो अब हम लोग कब बोलेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया, जब हम लोग गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर कर देंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। तो सर आप बोलेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो गया, मतलब गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो गया, तब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। तो कब हम लोग ये समझ जाएंगे कि गुड्स और सर्विसेज कंपनी से ट्रांसफर होकर कस्टमर के पास चला गया, तो उसके लिए एक वर्ड है कंट्रोल। अगर कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो हम लोग समझेंगे गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो गया एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गया। तो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल के लिए इंड एस ने बोला, अगर आपके पास किसी असेट को यूज करने के लिए कि इसको किस तरह से यूज करना है, वो क्षमता अगर आपके पास है,
तो आप उसके कंट्रोल करते हैं। मतलब एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम डायरेक्टिंग द यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर ये पेन मेरे पास है, इसको किस तरह से यूज करना है वो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, तो इसका कंट्रोल मेरे पास है। या अगर कोई और इसको डायरेक्ट कर रहा है तो मैं उसे मना कर सकता हूं, तो वो कंट्रोल मेरे पास है। सेकेंड बात इंड एस ने बोला कि अगर इससे जितने भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स मेरे होंगे, तो कंट्रोल मेरे पास होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग समझते हैं कि वो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर। फिर से बोल रहा हूं, एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज और prevent others from directing the use and substantially receive all the economical benefits from the use of the asset of the goods or services। तो हम लोग बोले कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। सर अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर होता है, मतलब बहुत लंबे समय तक कंट्रोल ट्रांसफर होते रहता है, या फिर कंट्रोल एक तुरंत समय पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मैं अगर ये पेन आपको अभी बेच दूं तो ये कंट्रोल तुरंत ट्रांसफर हो गया, बट अगर मैं किसी को कंस्ट्रक्शन करने की सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दे दूं तो वो जब तक कंस्ट्रक्शन होते रहेगा तो धीरे धीरे करके कंट्रोल ट्रांसफर होते रहेगा। तो ये चीज होता है। तो कैसे समझें कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट इन टाइम में ट्रांसफर हो रहा है या ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है? तो इंड एस ने आपको 3 कंडीशन बताए, उन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि कंट्रोल ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है। इसको लिंक कीजिएगा विद अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज दैट हैज द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू द कस्टमर, तो इसको उससे लिंक कीजिएगा। तो अब सर कंडीशंस क्या है वो मुझे बताइए। तो कंडीशंस समझते हैं वन बाय वन। 3 कंडीशन। सबसे पहला, आपको यहां पे कंडीशन बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा जो 2 कंडीशंस हैं वो फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और जो तीसरा कंडीशन है वो फ्रॉम एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला कंडीशन है customers receives and consumes the benefit as the entity performs। मतलब जैसे जैसे एंटिटी काम कर रही है वैसे वैसे कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है और उसको कंज्यूम भी कर रहा है वो। एग्जांपल लीजिए, हाउसकीपिंग सर्विसेज। आपने हाउसकीपिंग या क्लीनिंग सर्विसेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 3 साल का, ठीक है। तो हर दिन आपको आके वो आपका रूम क्लीनिंग करता है पूरा, तो आपको जिस दिन आके रूम क्लीनिंग किया आपको बेनिफिट मिला और आपने उसको कंज्यूम भी किया, तो उस दिन का कंट्रोल आपको वहां पे ट्रांसफर हो गया। तो वो क्या हुआ, इसमें कस्टमर कंज्यूम भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है बेनिफिट और उसको कंज्यूम भी कर रहा है। साथ साथ में जब एंटिटी परफॉर्म कर रही है, जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है वैसे वैसे कस्टमर को भी बेनिफिट मिल रहा है और वो उसको कंज्यूम भी कर रहा है। तो क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और क्लीनिंग सर्विस का एग्जांपल हो गया। दूसरा होता है एंटिटी जैसे जैसे काम कर रही है वैसे वैसे एक असेट डेवलप हो रहा है जिसको कस्टमर कंट्रोल करता है। मतलब एंटिटीज परफॉर्मेंस creates and enhances an asset which customer controls। उसको कस्टमर कंट्रोल करता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या होता है, आपने अपना लैंड कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगा, उसमें काम करना स्टार्ट करेगा, बिल्डिंग बनाना। 3 साल में बिल्डिंग बनाएगा वो। तो 1 साल के बाद सपोज कीजिए 3 फ्लोर बन गया, तो जितना भी बिल्डिंग बना कस्टमर उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं 3 फ्लोर बना तो तीनों फ्लोर को मैं कंट्रोल करता हूं, उसको जितना भी बन रहा है मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं। बट
मैं यहाँ पे कोई बेनिफिट को रिसीव एंड कंज्यूम नहीं कर रहा हूं। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आप ये बात रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा। आई कैन कंट्रोल दैट एसेट बट आई कैन नॉट कंज्यूम दैट बेनिफिट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा बट सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएगा। जो असेट बन रहा है उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अब आता है थर्ड पॉइंट फ्रॉम एंटिटीज पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो असेट बन रहा है उसको एंटिटी के पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं होना चाहिए। एंड जितना भी एंटिटी ने काम किया है उसके उतना काम का पेमेंट लेने का हक भी एंटिटी रखता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, ये भी सेटिस्फाई होगा। कैसे? मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं, अगर मैंने सपोज किए 3 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाया तो मैं कंपनी एज अ कंपनी में उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकता हूं क्या? नहीं, आई कैन नॉट यूज इट। मतलब कंपनी इज नॉट हैविंग एनी अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट असेट। प्लस मैं अगर 40% काम कर चुका हूं तो मुझे 40% का पैसा मिलने का हक है। आई हैव द राइट टू पेमेंट फॉर द वर्क आई हैव परफॉर्म्ड। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में। तो यहाँ पे अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया आपका, तो मैं बोलूंगा उसमें कि ये आपका कंट्रोल आपका ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है। कंट्रोल आपका ओवर टाइम ट्रांसफर हो रहा है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आई विल से कंट्रोल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, ये बोला। अब मैं फिर से तीनों कंडीशन को बता देता हूं। फर्स्ट है कस्टमर रिसीव्स एंड कंज्यूम्स। रिसीव्स एंड कंज्यूम, मिल भी रहा है उसको कंज्यूम भी कर रहा है बेनिफिट आज द एंटिटी परफॉर्म। जैसे जैसे एंटिटी परफॉर्म कर रही है वैसे वैसे बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है और कस्टमर उसको कंज्यूम भी कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या था? एंटिटी जो काम कर रही है, मतलब कंपनी जो काम कर रही है उससे एक एसेट डेवलप हो रहा है जिसको कस्टमर कंट्रोल करता है। तीसरा क्या हो रहा कंडीशन बोला? फ्रॉम एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू जो असेट बना वो असेट एंटिटी के कोई अल्टरनेटिव यूज का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंड जितना काम किया है एंटिटी ने उसको उतने हद तक का पैसा मिलने का हक है। तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम बोलेंगे कंट्रोल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट एट ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब जो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट टर्म में आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। और अगर इन तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आई विल से कंट्रोल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, एट सिंगल पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अब आता है सर अगर ओवर टाइम होगा तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि कितना काम हो गया? मैं जो यहां बोला 40%, ये वाला 40% कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए इंड एएस ने 2 मेथड बताया। एक बोला आउटपुट मेथड, एक बोला इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड क्या होता है? मतलब आपने जो काम किया उससे कस्टमर को कितना वैल्यू होगा। जनरली दिस इज सेल प्राइस। हम लोग जनरली इसको सेल प्राइस से मेजर करते हैं। और इनपुट जो आपने काम किया उसमें एंटिटी का कितना एफर्ट्स लगा, जनरली हम लोग इसको मेजर करते हैं कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो आउटपुट मेथड में आपको हमेशा जानना है जो आपने काम किया हाउ मच वैल्यू डज इट द कस्टमर हैव फॉर दैट वर्क। और इनपुट मेथड में हाउ मच एफर्ट्स दैट द एंटिटी हैज पुट इन टू डू दैट वर्क। एफर्ट्स ऑफ द एंटिटी, एफर्ट्स ऑफ द एंटिटी, इनपुट में एफर्ट्स ऑफ द एंटिटी, आउटपुट में वैल्यू टू द कस्टमर। ये है आपका 5 स्टेप। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ स्मॉल टॉपिक्स है जो डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है रीपर्चेज अग्रीमेंट्स। रीपर्चेज अग्रीमेंट्स क्या होता है? सपोज कीजिए ये मेरा ये कंपनी हूं मैं और ये कस्टमर है। इसको सेल किया कस्टमर, कंपनी ने कोई गुड्स और सर्विसेज, और इसी से आगे जाके कुछ दिन बाद रीपर्चेज कर लेती है। तो हम लोग इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं सेल एंड रीपर्चेज अग्रीमेंट्स। सेल एंड रीपर्चेज अग्रीमेंट्स। तो इसका अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? तो इंड एएस ने बोला आपके इसके लिए
कि अगर सेल हो रहा है और रीपरचेज हो रहा है और इन दोनों के टाइम फ्रेम में बिटवीन में कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है एंड रीपरचेज प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। तो आपको दो बात याद रखनी है, कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है एंड रीपरचेज प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस। तो इंड एस ने बोला ये एक फाइनेंसिंग का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, फाइनेंसिंग का ट्रांजैक्शन हो जाएगा और 109 में कवर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये सॉर्ट ऑफ यही हो गया, आप 100 रुपया अभी आज लिए और बाद में 120 रुपया दे दिए, तो ये सॉर्ट ऑफ लोन हो गया, इंड एस बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरा बात इंड एस बोला आपको यहां पे, आपने सेल किया और रीपरचेज किया, इस बीच में कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज किया है एंड रीपरचेज प्राइस इज लेस देन सेल प्राइस, रीपरचेज प्राइस इज लेस देन सेल प्राइस। मतलब अभी आपने 100 रुपया कस्टमर से ले लिया और बाद में जब रीपरचेज कराएंगे तो उससे कितना, उसको वापस कितना करेंगे, सपोज कि 60 रुपए वापस करेंगे और बीच में कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज भी किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कस्टमर से थ्रू आउट द पीरियड 40 रुपया लिया और कस्टमर ने प्रोडक्ट को यूज भी किया, तो मतलब यूज करने के लिए 40 रुपया लिया आपने, तो ये एक लीज का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, एक लीज का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इंड एस ये बोल रहा है आपके लिए। ठीक है, ये है आपका रीपरचेज अग्रीमेंट्स। तो आपको देखना है से इसमें हमेशा कस्टमर यूज कर रहा है नहीं कर रहा है प्रोडक्ट को। अगर कस्टमर यूज कर रहा है तो वो लीज का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, अगर कस्टमर यूज नहीं कर रहा है तो वो फाइनेंसिंग का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये है रीपरचेज अग्रीमेंट्स। अब आता है दूसरा आपका पॉइंट, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। तो उसमें क्या हुआ, एल&टी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ये, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ ऑन अ पीपीपी मॉडल, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि आप मुंबई से पुणे का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाएंगे आप, एल&टी बनाएगा। तो जब एल&टी सपोज कि इसको बनाने में एल&टी को लगा 5 साल लगा बनाने में, और बनाने के बाद जब ये रोड बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया, तो आप बताइए क्या इस रोड को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एल&टी? एल&टी क्या इसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा? नहीं, ये टेंजिबल एसेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट का रोड है, ये रोड इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इस केस में कैसे क्या रिकॉर्ड करेगा? तो यहां पे हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट चेक करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एल&टी को कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो वो उसको एक फाइनेंशियल एसेट की तरह रिकॉर्ड करेगा। बट उसको पास एल&टी के पास अगर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट के साथ साथ उसको टॉल रिवेन्यू रिकॉर्ड करने का भी राइट्स है, तो वो उसके लिए इनटेंजिबल एसेट भी रिकॉर्ड करेगा, इनटेंजिबल एसेट, और जो टॉल से रिवेन्यू मिल रहा है उसको एज ए रिवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएगा अकॉर्डिंगली। ये होता है आपका सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए खर्चा किया। ठीक है, ऐसा कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपने खर्चा किया, तो ये दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा कॉस्ट जो आपका इरेस्पेक्टिव आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चाहे नहीं साइन हो चाहे नहीं हो, आपका वो कॉस्ट लगेगा ही। जैसे आपने फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए कॉस्ट, किसी अपने एडवाइजर को हायर किया फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, तो आपका चाहे कॉस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चाहे नहीं हो, आपको इसको पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते हैं, हम लोग उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देते हैं डायरेक्टली, जिस दिन लगा उसी दिन एसपीएल में भेज दो। बट ऐसा कॉस्ट है जो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो ही लगेगा, अगर साइन नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ब्रोकरेज, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो ही लगेगा, तो उस तरह के कॉस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे। ये हो रहा है आपका,
यस, तो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक्स। इसके साथ हमारा स्मॉल टॉपिक्स खत्म होता है। आपको इन डेज 115 में अगर कुछ भी क्वेरीज होती है, यू कैन डायरेक्टली राइट टू मी। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आप लोगों को ये वीडियो खत्म होने के बाद करना ये है कि मैंने अपने जो नोट्स अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसको गो थ्रू कीजिए अच्छे से। उसमें जो एग्जांपल्स थे उसका सॉल्यूशंस पढ़िए, और जो 6 क्वेश्चंस मैं दे रखा हूं उनको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। आई गारंटी आपका इन डेज 115 पे अच्छे से कमांड आ जाएगा। थैंक यू।